वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। और ये क्लास थी हमारी पंचायती राज की। पंचायती राज को हम प्रॉपर पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको एसडीजी बता रहा था, एसडीजी का स्थानीयकरण। तो उसी क्रम में हमने 7 तक पढ़ लिया था। आज हम इनको जो है पूरा का पूरा इस टॉपिक को आज को पूरा ख़त्म कर देंगे हम। तो 7 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे एसडीजी नंबर 8। इनको बस आपको देखना बारे ये पता होना चाहिए किस एसडीजी पे क्या है। तो एसडीजी नंबर 8 है जलवायु परिवर्तन और उससे उसके प्रभाव से बचने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। गोल नंबर 9 है आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहन तथा नवाचार को संरक्षण देना। इसको बस देखो पढ़ना है, ज़्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करूँगा। गोल नंबर 10 है आयु, सेक्स, विकलांगता, नस्ल, जातीय मूल, धर्म, आर्थिक अथवा किसी अन्य हैसियत के भेदभाव के बिना सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को प्रोत्साहन देना और सशक्त बनाना। ठीक है। आगे है गोल नंबर 11 शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार तथा संवहनीय बनाना। इनमें से देखो कोई भी गोल आपको ना समझ में आए कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। गोल नंबर 12 है उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप सुनिश्चित करना तथा संसाधनों का संवहनीय प्रबंधन करना एवं कुशल उपयोग हासिल करना। गोल नंबर 13 है जलवायु परिवर्तन के उपायों तथा राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों तथा नियोजन प्रक्रिया को शामिल करना। गोल नंबर 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा, क्योंकि जीवन जो है पानी में भी है, तो उसकी सुरक्षा और उसको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। और गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण। लाइफ जो पानी पर है उसको भी हमें सेव करना है और जो ज़मीन पर है उसको भी हमें सेव करना है। ये है गोल नंबर 15। गोल नंबर 16 है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना। ठीक है ना। ठीक। तो जो हमारी शांतिपूर्ण जो देखिए आप एक सेकेंड यार, हाँ, ये देखो हम तरक्की तभी कर पाएंगे जब हमारे आसपास शांति रहेगी। अगर आपके आसपास अशांति का माहौल है तो कभी आप अच्छे से तरक्की नहीं कर सकते। किसी भी देश का भी आप एग्जांपल ऐसे लेके समझ सकते हो। अभी जैसे आप स्थिति देखो यूक्रेन की है ना, तो युद्ध में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, जबकि जो देश शांत है वो अच्छी तरक्की कर लेते हैं। तो वही बात है। गोल नंबर 17 है क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त करना तथा सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को नई शक्ति देना, क्योंकि पूरी दुनिया की बात है तो पूरी दुनिया का सहयोग हमें लेना होगा। ये थे हमारे सतत विकास लक्ष्य, टोटल 17, ध्यान रखिएगा, है ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूटे। ये हम लास्ट क्लास में देखा था हमने। भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता से समर्पित है तथा भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और समावेशी विकास के लिए सबका साथ सबका विकास नीतिगत पहल सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप बनाई गई है। ध्यान रखना, जो नारा आता है ना सबका साथ सबका विकास, वो एसडीजी के अनुरूप है। ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली जीपीडीपी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही उत्तम साधन है। ग्राम पंचायत द्वारा 29 विषयों को ध्यान में रखते हुए समस्त विभागों के अभिसरण तथा ग्राम सभा के सहयोग लेकर ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना है ताकि सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सके। ग्राम पंचायत गरीबी खत्म करने, पर्यावरण की रक्षा, असमानता को कम करने तथा सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना में प्लान कर कार्य कर सकती है। ठीक है। अब वो सब जो है वो कार्य हैं। अब हम सीधे जो हमारा पॉइंट है आज का उसकी हम चर्चा करते हैं। अब ये तो हो गए हमारे टोटल एसडीजी जो हैं वो हैं कितने, वो हैं 17। लेकिन पंचायत में जब हम आ जाते हैं तो पंचायत में एसडीजी को हमने 9 थीम्स में जो है डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टोटल 9 थीम्स हैं। तो पंचायत में जब आप काम करोगे तो टोटल 9 विषयों पर आपको काम करना होता है। टोटल 9 थीम्स हैं जिन पर आप काम करोगे। देखो आप यहाँ पे स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषयों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपसे पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी थीम है कौन सी नहीं है ना। और संभवतः इनका क्रम भी पूछ ले कि पहले पे कौन सी है दूसरे पे कौन सी है। तो थीम नंबर 1 है गरीबी मुक्त गांव, थीम नंबर 2 स्वस्थ गांव, थीम नंबर 3 बाल हितैषी गांव, 4 पर्याप्त जलयुक्त गांव, 5
स्वच्छ तथा हरित गांव, अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। छठा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव। सातवां सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव। आठवां सुशासन वाला गांव और नौवां महिला हितैषी गांव। तो टोटल 9 थीम्स में जो है हमारे एसडीजी डिवाइड है जिन पर हम काम करते हैं। काम कैसे करते हैं तो देखो, जब भी आप जीपीडीपी बनाते हो, जीपीडीपी आप बनाओगे अभी नहीं तो आने वाले समय में, तो जब भी आप जीपीडीपी बनाओगे यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जब आप साल में बनाओगे, है ना, अक्टूबर से जनवरी के बीच में बेसिकली दिसंबर में, तो अक्टूबर से जनवरी के बीच में जब आप जीपीडीपी बनाओगे तो जीपीडीपी बनाते समय आप इन्हीं में से 1, 2 या 3 जो थीम्स हैं इनका चयन करेंगे और पूरे साल फिर उन्हीं पर जो है काम चलेगा, ध्यान रखना। तो ये थीम्स बहुत ज़रूरी हैं। जीपीडीपी में प्लान अपलोड तभी होगा जब आप किसी थीम का चयन कर लोगे। विदाउट थीम के आप प्लान अपलोड ही नहीं कर पाओगे, यानी फंड आपको रिलीज़ ही नहीं होगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनमें से किसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो हम देखते हैं, या इनको लक्ष्य क्या है। तो जब हम थीम नंबर फर्स्ट देखते हैं तो वो है गरीबी मुक्ति और आजीविका उन्नत गाँव। तो ये क्या विजन है? इसका विजन है गरीबी मुक्त पंचायत, यानी ऐसी पंचायत जो गरीबी से दूर हो चुकी हो, जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर दे, अमीरी गरीबी जो है बहुत ज़्यादा अंतर ना हो अमीरों और गरीबों के बीच में, है ना। और एक इस तरीके की व्यवस्था बनाना कि कोई गरीबी में वापस ना आ जाए। देखो, गरीबी दूर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को आपने जो है 10 लाख रुपए दे दिया तो वो अमीर हो गया, भाई लखपति हो गया, नहीं। गरीबी दूर करने का मतलब है कि उसके लिए हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम हम उसके लिए बना दें कि एक बार जब वो गरीबी से बाहर हो जाए तो लंबे समय तक फिर गरीबी से बाहर ही रहे। लंबे समय तक क्या, हमेशा बाहर है, दोबारा वापस ना चला जाए, है ना। अब आप किसी को अगर एक बार में 10 लाख रुपए दे दोगे तो ठीक है, लखपति बन गया वो, लेकिन हो सकता है 6 महीने में, 7 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में उसे खत्म कर डाले तो फिर से गरीब हो जाएगा ना। तो ऐसे सिस्टम हमें बनाना है जिसमें लोग गरीबी में वापस ना जाए, ठीक है। और गाँव में ही जहाँ तक संभव हो सके वहाँ पे लोगों की आजीविका उपस्थित हो और उनका विकास हो सके गांव स्तर पर ही। तो ये सारे काम जो है इसका विजन है गरीबी दूर करने के लिए, गरीबी मुक्त गांव का। और इसके लिए जो टारगेट है वो क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना है पंचायत स्तर पे, पीडीएस आप लोग जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आईसीडीएस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। आदि सहित आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का चयन करना। तो गरीबी दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गाँव में जो भी लोग गरीब हैं, जिनका राशन कार्ड बनना है, ठीक है, जिनके बच्चे कुपोषित हैं, उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो उनका आपको चयन करना है, केवल पात्र लोगों का, अपात्र नहीं, केवल पात्र, जिससे उन्हें लाभ मिले। व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन। गाँव वालों को देखिए ये प्रेरित करना है कि आप गाँव स्तर से कुछ ऐसा करो जिससे गाँव स्तर पर ही जो है आपका कोई उद्योग लग जाए, कोई छोटा, जैसे एमएसएमई आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। तो उसके लिए जो है पंचायत स्तर पर ही कोई ऐसा काम हम शुरू कर दें जिससे गांव के लोगों को पंचायत में ही काम मिले, गांव में ही काम मिले, बाहर ना जाना पड़े, है ना। तो कम कमाएंगे तो भी जो है उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना कि लोगों को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, है ना। अगर भोजन ही महंगा होगा तो फिर गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं सरकार क्या करती है, पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो है आपको फ्री में राशन दे रही नहीं दे रही है, वो इसी के लिए है। अब लोग इसमें सरकार की आलोचना करते हैं कि अरे सरकार गरीबों में ये कर रही है, वो कर रही है, लोगों को अपाहिज बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एसडीजी में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एसडीजी को अचीव करने का एक तरीका है कि लोग जो है गरीबी मुक्त हों, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसलिए सरकार जो है उन्हें भोजन दे रही है। खेती में लगे किसानों की आय में वृद्धि करने का हमारा लक्ष्य है और बुनियादी सेवाएं जैसे आवास, पानी और स्वच्छता तक हर व्यक्ति की पहुंच हो, हर व्यक्ति तक अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, स्वच्छता और एक घर मिले। अब घर कैसे मिलेगा, तो इसके लिए सरकार जो है आवेदन लेती है, पीएम आवास योजना चलती है, सीएम आवास योजना चलती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग धनराशियाँ जो है मिलती हैं और आप पात्र हो तो आपको जो है रुपया मिलता है, आप अपना घर बनवा सकते हो। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर जो है आप मनरेगा में भी आप जो है रोजगार ले सकते हो। आप लोगों को पता होगा मनरेगा, है ना। मनरेगा आप लोग जानते ही होंगे, मनरेगा बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, है ना। मनरेगा, एक सेकेंड सही से लिख दो, है ना। मनरेगा आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। कब से आया है कमेंट करके बताना। और मनरेगा के अंतर्गत लोगों को 120 दिन का, 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया है अपने गाँव में ही। तो मनरेगा में अगर आप काम करोगे तो भी आपकी गरीबी दूर होगी ना, आपको पैसा मिलेगा उसके लिए। तो पहली थीम हमारी ये है। दूसरी थीम है स्वस्थ गांव। अगर आप स्वस्थ गांव की थीम का चयन करते हो और इस पर आपको काम करना है तो बेसिकली
क्या करना होगा, सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना, ये आपका लक्ष्य है। अब पंचायत स्तर पर हमें इसके लिए क्या क्या काम करना होता है, तो उम्र के सापेक्ष जिन लोगों की लंबाई कम है उसके कारणों को जानना और उसके जो है उपायों को उन तक पहुंचाना। इसके अलावा महिलाओं में एनीमिया, जो रक्त की कमी है, उसके लिए उनको दूर करना, आयरन की टैबलेट वगैरह देना, वो सब। इसके अलावा कम लागत तथा अत्यधिक पौष्टिक एवं स्थानीय रूप से प्राप्त सब्जियां, फल, अंडे इत्यादि के सेवन को बढ़ावा देना कि लोग इन्हें खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मोमोज अब वो ना खाएं, आजकल तो मैं गाँव में भी जो है मोमोज खा रहे हैं लोग, कच्ची मैदा खा लेते हैं, फिर उनके पेट में दर्द आते वाते फटती हैं, तो वो सब नहीं, ये चीज़ें खा करके आप काम चलाओ। संचारी रोगों के निवारक एवं उपचारात्मक उपाय, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, आपने देखा होगा, जैसे गांव-गांव में आपने देखा होगा कभी कभार एंटी फॉगिंग मशीन, मतलब फॉगिंग मशीन आती है। फॉगिंग मशीन जो है धुआं कर देती है, जिससे मच्छर मर जाते हैं और जो संचारी रोग हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो नहीं फैलती हैं। तो इसके लिए हम जो है काम कर सकते हैं। मातृ मृत्यु और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना, ये हमारा टारगेट है कि भैया जितने भी जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, कम से कम उन्हें बड़े होने का अवसर मिले, है ना। और जो माता गर्भवती हैं उनकी मृत्यु ना हो, ये हमारा टारगेट है इसमें। अगर आप स्वस्थ गांव को चुनते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा सभी के लिए चिकित्सा देखभाल तथा चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रावधान करना, ये आपका लक्ष्य रहेगा अगर आप स्वस्थ गाँव की थीम चुनते हैं तो। अगली टारगेट हमारा बाल हितैषी पंचायत, ये क्या है, ये है यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास तथा भागीदारी तथा सुरक्षा के अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बने। इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। स्कूल में 100% उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। आपकी पंचायत में बाल विवाह के मामलों में कमी आनी चाहिए, ठीक है। शून्य हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आपने कम भी कर लिया तो भी अच्छा काम है। गाँव में तस्करी का कोई मामला ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग खासकर बच्चों की, वो नहीं होना चाहिए। गाँव में बाल श्रम नहीं हो रहा हो, बच्चों से ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए, ये भी। इसके अलावा बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से आपको बचना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपको क्या बचना है, बच्चों को बचाना है, ठीक है। बच्चों के प्रति हिंसा ना हो। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चे अपाहिज हैं किसी भी तरीके से, उन तक हम शिक्षा को पहुँचाएँ। ये ना सोचें कि ये बच्चा दिव्यांग है, ये पढ़ के क्या ही करेगा, है ना, ऐसा नहीं है। उन तक हमें शिक्षा को पहुँचाना है ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है पर्याप्त जल युक्त गाँव। ये थीम क्या है देखते हैं चौथे नंबर की। सभी के लिए क्रियाशील पाइप पेयजल कनेक्शन, जैसे आपने देखा होगा अभी हर घर जल योजना चल रही है ना, उसमें क्या हो रहा है, टैप वाटर आपको मिलेगा, टंकी वाला पानी मिलेगा गाँव में। तो वो इसी के अंतर्गत तो आ रहा है कि सबको जो है हम पानी दें। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सबने लगा रखे हैं समर, अंधाधुंध पानी खींच रहे हैं ज़मीन से, भाई अर्रौआ समर चला दी और गैया धो रहे हैं, भैंसिया धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, मोटरसाइकिल धो रहे हैं, दुनिया भर का पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो पानी आपने समर लगवा ली तो पानी पर अधिकार थोड़ी हो गया, ठीक है। जब आप ज़मीन खरीदते हो तो आप ज़मीन की पहली लेयर खरीदते हो, ध्यान रखना। ज़मीन के नीचे अगर कुछ भी निकलता है तो वो आपका नहीं है, वो राज्य सरकार की संपत्ति होती है, ठीक है, और केंद्र सरकार की भी संपत्ति होती है। अगर ज़मीन के नीचे तेल निकल आया तो क्या वो आपका थोड़ी हो जाएगा। अभी आपकी ज़मीन के नीचे मान लो पेट्रोलियम का कुआं निकला है, तो आपको मैं तो यहाँ पेट्रोल टंकी खोलूँगा, ये तो मेरी ज़मीन पे निकला, मेरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको सरकार अपने अंडर ले लेगी, तुरंत केंद्र सरकार अपने अंडर ले लेगी। तो कहने का मतलब है कि समर वगैरह जो है इलीगल है एक तरीके से, है ना। इनको लगाने से पहले अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं लेते हैं। नुकसान क्या है कि बहुत तेज़ी से पानी को ऊपर खींचती है, जिससे वाटर लेवल नीचे आ जाता है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, टैप वाटर आपको देगी, है ना, उतना ही पानी देगी जितना ज़रूरत है। ऐसा नहीं आप वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के ये इस पर जो है ये है जलयुक्त गाँव, इसके लिए ये काम हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए गांव स्तर पर हमें क्या करना है वो देखिए। सभी को पर्याप्त साफ तथा पीने योग्य पानी की सुविधा होनी चाहिए हर व्यक्ति तक। गांव में स्वच्छता सुविधा तक पहुंचो, शौचालय वगैरह सब तक होना चाहिए। और वही नीचे लिखा है शौचालय का 100% उपयोग, यानी गांव में 100% शौचालय यूज़ हो रहा हो। घरों से निकले गंदे पानी का उपचार एवं शुद्धिकरण का तंत्र, यानी ये क्या है, ये है SLWM। जान ही रहे होंगे आप लोग SLWM क्या है ना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। खासकर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर हमें ध्यान देना है। 100% खुले में शौच से मुक्ति, यानी ODF हम लोग पढ़ चुके हैं। भूजल की कमी, आर्सेनिक संदूषण, वर्षा जल संचयन तथा
भूजल पुनर्भरण को संबोधित करना। अगर आपके यहाँ पर पानी का लेवल लो है, वाटर लेवल लो है, या पानी में किसी प्रकार का प्रदूषण है, तो इन चीज़ों के बारे में जनता को एड्रेस करना, उन्हें बताना ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना। और वर्षा के जल को संचयन करने के लिए जनता को प्रेरित करना, ये सब आपके टारगेट रहेंगे। सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, ये भी हमारा एक इसमें टारगेट होता है। 5वें नंबर पे आता है स्वच्छ तथा हरा भरा गांव। हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा गांव बनाना जो प्राकृतिक उदारता से हरा भरा हो, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हों और स्वच्छ वातावरण हो, है ना, और जो जलवायु जो है उसके प्रति मतलब अच्छा इम्पैक्ट डाले, ना कि खराब। तो अगर आप ये थीम चुनते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको अपने यहाँ पर गैर अक्षय ऊर्जा का 100% यूज़ करना होगा। गैर अक्षय ऊर्जा क्या होती है भाई? गैर अक्षय ऊर्जा का मतलब है कि आप सोलर यूज़ कर रहे हो, विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हो, गोबर गैस यूज़ कर रहे हो, ये सब। गांव में ODF होना चाहिए, ठीक है। गांव में आपके पौधारोपण तथा नर्सरी होनी चाहिए। इसके अलावा ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। और प्रकाश, घरेलू उपकरण, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा की पहुंच होनी चाहिए, सब तक बिजली पहुंचे, ठीक है। जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना भी आपकी पंचायत की जिम्मेदारी होगी अगर आप स्वच्छ और हरा भरा गांव थीम चुनते हैं तो, ठीक। 6ठे नंबर पर आती है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव। बुनियादी ढांचे का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव का वो बेहतर होना चाहिए। तो वही है, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित तथा किफ़ायती आवास तथा बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए गांव में? टारगेट क्या रहेंगे? गांव में सड़क प्रकाश हो, मतलब गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हो, पाइप वाला टैप वाटर होना चाहिए, सबके घरों में शौचालय हो, आवास हो, गांव में बस स्टैंड हो, पुलिया हो, पुल हो अगर है तो, आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, ग्राम पंचायत जो पंचायत घर होता है जिसे सचिवालय कहते हैं वो होना चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए आपके गांव में, पेयजल, शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, CSC ये सब बने हों प्रॉपर। सभी मौसमों में सड़कें तथा संपर्क मार्ग की उपलब्धता हो, ऐसा ना हो बारिश में गांव जो बह गया, आपको रास्ते नहीं मिल रहा है, ठीक है। 16 स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, समुदाय स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए तथा सभी के लिए पक्के घर होने चाहिए। अगर आप जो है बुनियादी ढांचे वाला थीम चुनते हैं तो ये आपको करना होगा। इसके अलावा नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए। 7th थीम है हमारी सामाजिक रूप से न्याय संगत तथा सुरक्षित गांव। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। तो इसमें हम जैसे क्या कर सकते हैं, गांव में गरीबी रेखा से नीचे जितने परिवार हैं BPL धारा के, उनके जीवन को उच्च बनाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को हम गांव के उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सबसे पिछले पायदान पर हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं का हम इनरोलमेंट कराएं जिससे उनकी मॉनिटरिंग हो सके और उनको लाभ मिल सके, ठीक है। जो बुनियादी ढांचा है उसका हम विकास करें तथा असमानता तथा सभी प्रकार के भेदभाव में हम कमी करें और लाभकारी रोजगार प्रदान करें गांव स्तर पर। ये है हमारी 7वीं थीम। 8वीं थीम है सुशासन वाला गांव, है ना। ऐसा गांव जिसमें सुशासन के द्वारा निवासियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास के लाभों को उत्तरदायी सेवा तथा वितरण सुनिश्चित प्राप्त हो, यानी शासन की जो योजनाएं हैं उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही मिल जाएं, हर तरीके से उन्हें कहीं ज़्यादा भागना ना पड़े। तो इसके लिए जो है हम अपने गांव में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे CSC सेंटर बना सकते हैं, है ना, जिसमें उन्हें ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए, अब जैसे पेंशन का फॉर्म है तो उन्हें शहर ना जाना पड़े, गाँव में ही हो जाए, है ना, या जन्म मृत्यु के आवेदन है, आवास के लिए आवेदन है, शौचालय के लिए आवेदन है, तो ये गांव स्तर पर ही हो जाए, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। दूसरा, आपके गांव में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो लोगों को प्रॉपर पता हो, तो उन्हें ये पता रहेगा कि साहब हमारे गांव में कितना पैसा आया और हमने हमारे गांव में उस पैसे का कहाँ कहाँ कितना इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके गांव सुशासन वाला गांव कहलाता है, जहाँ पारदर्शिता हो प्रॉपर, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों को पता हो साहब कि प्रधान जी कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या पैसा खर्च कर रहे हैं, बेसिक बात है। और 9वीं थीम है साथियों उसमें महिला हितैषी गाँव। महिला हितैषी गाँव का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, जहाँ पर लैंगिक
असमानता ना हो, स्त्री पुरुष अनुपात ठीक हो और महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध ना हो, है ना। सरकारी व निजी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ग्रामीण स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों तथा समुदाय आधारित संगठनों में महिलाओं की प्रतिभागिता करें। अब देखिए इसमें जैसे क्या होता है कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत बार मीटिंग जब लेते हैं, चाहे डीएम साहब लें या बीडीओ साहब लें या डीपीआरओ साहब लें, तो उसमें अक्सर करके ये मुद्दा उठता ही उठता है महिलाओं वाला, है ना। उसमें प्रॉब्लम जैसे क्या है कि आप देखते हैं कि गाँव में जैसे कोई महिला प्रधान हो गई, है ना, तो वो बस नाम के लिए होती हैं, वो बस नाम के लिए है ना। एक्चुअल में काम कौन करते हैं? काम करते हैं उन महिला के पतिदेव और दुनिया उन्हें ही प्रधान जी कहती है, उन्हें कोई प्रधान जी नहीं कहता, महिला को कोई प्रधान जी नहीं कहता, सब उनके पति को प्रधान जी कहते हैं। जैसे तो हमारे यहाँ चलता है क्या? हमारे यहाँ चलता है प्रतिनिधि सिस्टम, है ना। तो अब कोई महिला है तो वो तो प्रधान है, लेकिन काम सब कौन कर रहे हैं? उनके पति कर रहे हैं साहब, तो वो कहलाते हैं प्रधान प्रतिनिधि। सारी पावर उन्हीं के पास होती है, मोहर भी उन्हीं के पास है प्रधान जी की, साइन भी वही कमाल लेते हैं अपनी बीवी के, और सारी व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं, बीवी को पता भी नहीं होता कहाँ क्या कैसे हो रहा है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि लोगों को जब महिलाओं को यही नहीं पता होगा कि हम भाई चुने गए, हमारे अधिकार क्या हैं, तो फिर कैसे जो है वो आगे आएंगी, है ना। तो महिलाओं को हमें जो है प्रतिभागिता देनी है। इसके अलावा अगर कोई काम पुरुष कर रही है उसी काम को महिला कर रही है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, ये जो है एक फंडामेंटल राइट भी है, ध्यान रखना, सही है। इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करवाना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा उनके अकाउंट होने चाहिए जिससे सुविधा का लाभ सीधे उनके अकाउंट में आए, तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर जब कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भ अवस्था में जो उसकी मृत्यु हो रही है उसको हमें कम करना, और स्कूल का माहौल ऐसा बनाना जिससे बच्चियां जो है स्कूल में पढ़ने वाली वो सुरक्षित महसूस कर सकें और उनको आगे बढ़ने के यहाँ पर मौके मिले। तो इस तरीके से ये 9 है ना। और जब आप जीपीडीपी बनाते हो या जब भी आप पंचायत में काम करोगे ना, तो आपको इन्हीं थीम्स में से 9 थीम्स में से एक का चयन करना होगा और फिर जो है उसी पर आपको साल भर काम करना है, वही लिखा हुआ है, देख लो। उपरोक्त 9 विषयों पर कार्य करते हुए कोई भी पंचायत मॉडल पंचायत की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है। मॉडल पंचायत कब बनेगी? जब वो इन थीम में से किसी एक पर बढ़िया काम करेगी तो मॉडल पंचायत बन जाएगी। पंचायत सभी 9 विषयों पर एक साथ कार्य करे ये जरूरी नहीं, है ना। प्रथम चरण में पंचायत न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 3 विषयों का चयन कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि या तो आप 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, और फिर साल भर उस जो आपने थीम ली है उस पर आप काम करो। प्रश्न यह है कि विषयवार ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें पंचायत में किया जाएगा और पंचायत को बताया जाना आवश्यक है। पंचायत ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करेगी जो जानकारी, जागरूकता तथा संवेदीकरण से जुड़ी हो, क्योंकि जब तक समुदाय को विषय के बारे में जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक पंचायत कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो लोगों को जागरूक करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केवल ऐसा नहीं कि बस थीम चुन ली और बस जो है सब पैसा खा गए और कुछ गांव में दिखाई नहीं, है ना। तो लोगों को जो है उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जिससे वो उन लक्ष्यों को समझते हुए उसमें अपना योगदान दे पाएँ, है ना। समुदाय की सकारात्मक सहभागिता ही एक मंत्र है लक्ष्यों को प्राप्त करने का। पंचायत इसके लिए कम लागत या बिना लागत वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए इनका चयन करेगी और इन्हें जीपीडीपी में शामिल करेगी। अब कम लागत या बिना लागत की योजनाएं कैसे होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक आप देख लो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये 9 की 9 मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो, वरना एक से ही आप समझ लो कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट में जैसे क्या होता है ना। अब जैसे क्या है, मान लो गरीबी की हम बात करें, है ना, तो गरीबी दूर करने के लिए गांव स्तर पर क्या हो सकता है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, पहला है, बहुत आसान से समझाता हूँ आपको, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाना, पापड़ बनाना, चप्पल बनाना आदि, इनका जो है पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए। अब ये लो कॉस्ट जो है एक्टिविटी है, मतलब अब आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, वही तो सिखाएगा ये सब, है ना। अब आपने किसी महिला को बुलाया, महिला कहती है साहब मैं आने के जो है 200 रुपये लूँगी। अब वो 200 रुपये ले रही है, 7 दिन तक उसने जो है या 10 दिन तक सिखाया, है ना, तो उसके जो है 1000-2000 रुपये हो गए, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बदले में पंचायत में आकर के लोगों को सिखाएगी। 100 लोगों को सिखाया और 2 ने भी अच्छे से कर लिया तो उन्हें इसका फ़ायदा होगा। ये है आपका लो कॉस्ट। अब इसी
को हम अगर नो कॉस्ट में ले जाएं तो हम क्या करें हम जो है कौशल विकास योजना जो चल रही है उसमें इनका एनरोलमेंट करा लें। तो जैसे ही हम PMKY आपने ज़रूर सुना होगा, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे ही हम इनका PMKVY में एडमिशन करवाएंगे, इनका एनरोल करवाएंगे, तो वहाँ पर तो इन्हें खुद ही सिखाया जाएगा। तो इनका फिर या पंचायत का 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, तो काम भी हो गया हमारा और पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसीलिए ये है नो कॉस्ट एक्टिविटी। तो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। कुछ में पैसा खर्च होता है और कुछ में पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप फील्ड में आओगे तो आप ज़्यादातर ऐसी गतिविधियां चुनोगे जिनमें कॉस्ट लगे। ठीक है, नो कॉस्ट वाला काम लोग बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं, क्योंकि नो कॉस्ट वाले काम ज़्यादातर क्या होते हैं, जन जागरूकता वाले होते हैं। लोगों को जागरूक करना। लोग जागरूक कैसे होंगे कि आप धनाधन मीटिंग कर रहे हैं पंचायत में, लोगों से मिल रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, हर महीने पंचायत की मीटिंग हो रही है, हर महीने आपको जानकारी दे रहे हो, है ना, पंचायत भवन में जाके बैठ रहे हो आप। तो इससे क्या होगा कि लोगों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी, तो उसका असर दिखेगा। लेकिन अब इतनी टेंशन कौन ले भाई, मीटिंग में कौन लोगों को बुलाए, इकट्ठा करे, ज्ञान दे, लोग इससे बचते हैं। इसीलिए नो कॉस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं। और चूँकि नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, इसीलिए पंचायत में जन जागरूकता का काम भी बहुत कम होता है। इसीलिए पंचायतें उस स्तर से विकास नहीं कर पाती जिस स्तर से उन्हें करना चाहिए। तो कुल मिला के ये है आपकी टोटल 9 आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेना। ठीक है, इनको आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में ये आपके बिल्कुल आ सकती हैं। ठीक है, हाँ, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट मुझे करिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है भाई। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी PDI के ऊपर। PDI मतलब पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, PDI क्या होता है इसको हम जानेंगे, और पंचायत विकास सूचकांक कैसे काम करता है वो हम समझेंगे, क्योंकि उसमें इसी सब का काम होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया। तो ये जो टॉपिक था हमारा ये है LSDG यानी SDG का स्थानीयकरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, अच्छे से पढ़ाई आप कर रहे होंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर जो है पूरे थोड़ा करवा दो, है ना, और मेहनत करो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हमें आपके साथ कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछो। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की BPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।